वेलकम क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 फोर्स को आपने बखूबी कंप्लीट किया। अब हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर 2 की तरफ, विच इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर 2, और ये है वो टॉपिक्स जो आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक, इस चैप्टर को हम 2-3 क्लासेस में स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें थ्योरी तो अच्छी खासी है ही, प्लस न्यूमेरिकल्स भी है, तो इसको हम 3-4 क्लासेस में खत्म करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्क? वर्क के बारे में बात करें, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल यहां पर किसी टेबल पर हम एक बुक को रख दें, इस तरह से हमने बुक को रखा और हमने इस पर फोर्स लगाया। फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी पर कुछ इस तरफ ऐसे लग रहा है फोर्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट समझने वाली, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं वर्क है क्या। किसी भी बॉडी पर अगर आप कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी पर वर्क हो रहा है। अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊं, इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी। इसका मतलब है अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों चीजें मैंडेटरी हैं, फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसके लिए पहले आप एक चीज ये समझिए, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स ले लें तो ये ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस चीज को किया जाता है रिजॉल्व। तो अगर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल मान ले इसका थीटा और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए हो क्या रहा है, इस एफ का जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो ये जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है दिस इज एफ साइन थीटा। तो इसका जो इंपैक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा एफ कॉस थीटा के बराबर और वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा एफ साइन थीटा के बराबर। तो अब यहां हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने अगर इस तरह से डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो ये इस डायरेक्शन में आया एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये हमने थीटा माना अपना, और ऊपर के डायरेक्शन में गया एफ साइन थीटा। ठीक है बात। तो अब हुआ ये कि हमारी बॉडी कुछ देर बाद डिस्प्लेस कर गई और बॉडी सपोज पहुंच गई है यहां पर, तो यहां से लेकर के यहां तक का इसको बोलेंगे आप एस, विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स लगाया बॉडी पर और बॉडी हो गई है डिस्प्लेस। अब समझिए इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए जो फोर्स रिस्पांसिबल है दैट विल बी एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ साइन थीटा इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो बेसिकली फोर्स कौन सा रिस्पांसिबल है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस। तो वर्क का यहां पर फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारे वर्क का फॉर्मूला। तो अब इस चीज को अगर यहां पर निकालें, फोर्स कौन सा रिस्पांसिबल हुआ, एफ कॉस थीटा, तो W इक्वल्स एफ कॉस थीटा और इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ S। तो यहां पर W अगर आप लिखेंगे तो F इनटू S, तो इट इज Fs कॉस थीटा। छोटी क्लासेस में हमको पढ़ा दिया जाता है कि W इज इक्वल्स टू F इनटू S, कॉस थीटा के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन यहां पर अब आप 10th में आ गए हैं तो अब आप पूरा फॉर्मूला समझेंगे फोर्स का। F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देख सकते हैं आप, एक्चुअल फोर्स ये लग रहा है और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो F और S के बीच का एंगल इज नोन एज थीटा, जिसको आप इस साल मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप थीटा से अवेयर हो जाएंगे कि थीटा होता क्या है। तो ये है अबाउट वर्क। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन रिवाइज करा दूं, if a force applied on a body displaces the body then work is said to be done on the body। और वो कितना वर्क होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कितना होगा, इतना, W is equals to Fs cos थीटा। अब बात आती है कुछ दो, पहली SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ वर्क होती है हमेशा जूल। क्यों जूल होती है, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात है, ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम बात एनर्जी की करेंगे। तो जूल होती है इसकी एसआई यूनिट। और अगर फॉर्मूले से आपको यूनिट निकालनी हो, फोर्स होता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, तो न्यूटन मीटर भी होती है वर्क की यूनिट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पहली इंपॉर्टेंट बात एसआई यूनिट, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज
वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर चीज है जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल कितना वर्क हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिन भी क्वांटिटीज में डायरेक्शन का महत्व नहीं होता उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दैट इज व्हाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक बात, ये हो गया पहला टॉपिक हमारा वर्क के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। फैक्टर्स देखिए आपको फॉर्मूले से दिख रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये दूसरी हेडिंग है आज की। दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। फॉर्मूला आपको बता रहा है कि कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वर्क आपका। पहला एफ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे आप उतना ज्यादा वर्क हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब एफ पर डिपेंड कर रहा है आपका वर्क। सेकेंड फैक्टर आपको दिख रहा है अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का उतना ज्यादा कहेंगे कि वर्क हो रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। और लास्ट और तीसरा फैक्टर आपको दिख रहा है थीटा। थीटा क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है उस पर डिपेंड करता है थीटा। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है आपका वर्क। ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगेन ज्यादा वर्क, और अगर ज्यादा एंगल तो भी ज्यादा वर्क। ये है इंपॉर्टेंट कहानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। ठीक, अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशनशिप। तो देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको, रिलेशनशिप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने चैप्टर 1 मोमेंट ऑफ फोर्स में बात की थी कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बहुत पूछा जाता है। इसी तरह अगर उस चैप्टर से नहीं देते तो इस चैप्टर से दे देते हैं। क्या दे देते हैं, राइट द रिलेशन या फिर एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है ये। चलिए देखिए, वर्क का मतलब W इक्वल्स एफ इंटू एस। अब आप कहेंगे सर कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा? कॉस थीटा एक एंगल है, वो एक वैल्यू होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट की जब हम बात करेंगे तो कॉस थीटा का कोई रोल है नहीं। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। अभी हमने पढ़ा कि वर्क क्या है, जूल। तो J इज फॉर जूल। फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर का। ये हमने एसआई यूनिट में लिखी सारी चीजें अपनी। अब आप इनको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे सीजीएस में। तो 1 जूल इक्वल्स 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 जूल इक्वल्स आ रहा है 10 into 7, 10⁵ into 10⁻² will become 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। और इसी डाइन सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग्स। इसी चीज को कहा जाता है ERGS अर्ग्स। तो ये हुआ हमारा, तो ये जूल है एसआई यूनिट ऑफ वर्क और अर्ग्स होती है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ये था हमारा तीसरा टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर का स्ट्रेट पूछ दिया जाए एमसीक्यू में तो आप सीधा ये लिख के आ सकते हैं। अगर वो एस्टैब्लिश करने को बोल देता है तो ये आपको पूरा एस्टैब्लिश करके दिखाना पड़ेगा। ये था तीसरा। चलिए अब चौथे की बात करते हैं। चौथे, पावर पे जाने से पहले अब इंपॉर्टेंट हमको केसेस की बात करनी है, जो वर्क के इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उसको ध्यान से समझिए आप। स्पेशल केसेस ऑफ वर्क, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क के स्पेशल केसेस क्या है ये समझिए। 3 केसेस आते हैं यहां पर, एक एक करके तीनों को समझेंगे जल्दी से। केस 1 होता है इफ F एंड S आर पैरेलल। इसका मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, सपोज आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो अगर F और S पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए 0 डिग्री। की बात ठीक? अगर F और S पैरेलल हो गए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो अब वर्क कितना होगा, W इक्वल्स एफ एस कॉस 0 डिग्री।
और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेंगे जल्दी और सीख लेंगे कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहां cos 0 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो W निकल के आया F इंटू एस, और ये होता है मैक्सिमम वर्क, तो इसलिए इसको W मैक्स लिखते हैं हम यहां पर। तो मैक्सिमम वर्क आप किसी भी बॉडी पर कितना कर सकते हैं? F इंटू एस के बराबर कर सकते हैं, इससे ज्यादा वर्क करना संभव नहीं है। तो फोर्स और एस, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? मैक्सिमम। ये है पहला केस। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल कोई भी हो जाएंगे। सपोज आपने बुक रखी टेबल पर और बुक को धक्का दिया, बुक आगे खिसक गई, ठीक। तो नॉर्मली सपोज पुशिंग अ बुक ऑन द टेबल, पुशिंग अ बुक ऑन द टेबल, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। मतलब ये सारे केसेस इस केस का एग्जांपल है जिनमें आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी खिसक जाती है। सपोज आप पुल करें तो इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो बॉडी आपकी इसी डायरेक्शन में आ गई, तो F और S आर पैरेलल, तो W कितना कर रहे हैं आप? Fs, मतलब मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है इस केस में। अब इंपॉर्टेंट है केस 2 की बात। केस 2 को ध्यान से समझिए। केस 2 है कि इफ F एंड S आर ऑपोजिट टू ईच अदर, अगर ऑपोजिट लगने लगे, ऑपोजिट का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने लग जाए, तब थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। यहां लिखता हूं एग्जांपल। एग्जांपल पहला होता है फ्रिक्शन। पहला एग्जांपल फ्रिक्शन है। आप हमेशा फ्रिक्शन लगता है पीछे की ओर, फ्रिक्शन पीछे की ओर, लेकिन आप चलते हैं आगे की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री, ठीक। तो यहां पर अगर 180 डिग्री रखें तो F इज इक्वल टू Fs cos 180, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इसकी वैल्यू, ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू होती है -1। अब अगर यहां पुट कर दें तो ये आया Fs इंटू -1, तो ये W निकल के आता है माइनस का Fs, और ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन बी डन ऑन अ बॉडी। इतना मिनिमम वर्क करते हैं आप, कितना? -Fs के बराबर। इसका एग्जाम्पल से अगर आपने याद नहीं रखा तो आपको कंफ्यूजन निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये है, एक तो एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में कोई बॉडी को थ्रो करते हैं तो होगा क्या? आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुए जा रहा है क्योंकि बॉडी को आपने ऊपर फेंक दिया है, लेकिन बॉडी का खुद का वेट कहां लगता है? नीचे हमेशा। तो बॉडी का खुद का वेट लग रहा है नीचे, तो यही वेट है फोर्स के बराबर। वेट और फोर्स एक ही बात हो गई। तो वेट लग रहा है नीचे, लेकिन चूंकि आपने फेंका ऊपर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। दैट इज व्हाई अगेन 180 डिग्री एंगल। तो ये दोनों एग्जांपल आप जरूर याद रखें 180 के केस के, जिसमें आपको नेगेटिव वर्क डन देखने को मिलता है। तो वर्क चूंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन, ठीक। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ये है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं केस 3। इसको और ध्यान से समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे पावर के लिए। इफ F एंड S आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां एक कहानी, आर परपेंडिकुलर, ये केस है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर F लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए आगे, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा हो गया 90 डिग्री के बराबर। अब अगर थीटा 90 है तो यहां पुट करिए 90। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ये अगेन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ लेंगे। cos 90 की वैल्यू 0। तो अब अगर cos 90 की वैल्यू 0 हुई तो दिस एंटायर थिंग विल बिकम 0। तो W निकल के आ जाता है 0 के बराबर। तो अब ये वो केस है जिसमें 0 वर्क डन हो रहा है।
अब बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि एग्जाम्पल सर बताइए, ऐसे कैसे जीरो वर्क डन, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यूजुअली आपकी बुक्स में यूज होता है कुली का एग्जाम्पल। तो कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, सीधे सीधे मोटा मोटा समझ लीजिए आप ध्यान से, मैं कुली के साथ आपको नॉर्मली समझा दूं। आप स्कूल बैग लेकर के जाते हैं स्कूल, ठीक, स्कूल बैग आपने टांगा हुआ है, स्कूल बैग का वेट किधर लग रहा है, नीचे, और आप चल किधर रहे हैं, आगे, तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो स्कूल बैग को उठाने में एक तरह से आपने वर्क डन कितना किया, 0। अब कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, हेड पर वो उठाया हुआ है, उसका वेट लग रहा है नीचे, इसका लगेज का वेट नीचे, तो फोर्स नीचे लग रहा है ऐसे केसेस में, और आप चल रहे हैं आगे, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दैट इज व्हाई नो वर्क इज बीइंग डन ऑन द बॉडी। इसलिए कुली कैरिंग अ लोड है, या फिर हम नॉर्मली ब्रीफकेस हाथ में पकड़ करके आगे चल रहे हैं, कोई भी सूटकेस हाथ में पकड़ के आगे चल रहा है, तो सूटकेस का वेट लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। इन सभी केसेस में ये वाला केस बनता है, फोर्स मतलब वेट नीचे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो 90 डिग्री केस मतलब वर्क डन 0। और इससे कहीं ना कुछ एक नंबर का बोर्ड पूछता जरूर है, तो वर्क डन 0 का केस बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है बात यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम, अब हम चौथे टॉपिक पे जाएंगे, विच इज नोन एज पावर। पावर क्या होता है, देखिए इंग्लिश हमको सिखाती है कि पावर का मतलब ताकत, लेकिन फिजिक्स में ताकत से कोई लेना नहीं पावर का, फिजिक्स में पावर का मतलब ताकत होता ही नहीं। पावर का मतलब यह है कि आप जितना जल्दी काम कर सकते हैं आप उतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो यहां पर पावर को पहले समझना बहुत जरूरी। तो एक तो मैं फिर से एक बार बता दूं, इन इंग्लिश पावर इज स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है आप में, और इन फिजिक्स पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन। रेट, तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब नाउ व्हाट इज रेट, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, तो पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब P इज इक्वल्स टू W बाय T, ये होता है पावर का बेसिक फॉर्मूला। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। सपोज अ बॉय क्लाइम्स अप द स्टेयर्स इन 2 मिनट्स एंड अ गर्ल, सपोज उसका गर्ल का मास कम है या उसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वो 2 मिनट्स में नहीं बल्कि 1.5 मिनट में काम कर रही है, तो द गर्ल विल बी मोर पावरफुल देन द बॉय। तो काम जल्दी जो कर सकता है वो है ज्यादा पावरफुल, उसके पास है ज्यादा पावर इन फिजिक्स, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर बात आ जाएगी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर सीधा सीधा पढ़ रखा है हमने बचपन से, वॉट होती है, जिसको आप कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूले से क्या बन रही है, W मतलब वर्क, वर्क का मतलब होता है जूल, और अपॉन टाइम मतलब पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी होती है अदर यूनिट इसकी। अदर यूनिट का मतलब जो फॉर्मूले से बनती है, तो जूल पर सेकेंड या फिर वॉट मेन एसआई यूनिट होती है इसकी। चलिए ये बात हो गई। अब है ये इंपॉर्टेंट बात, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। वो क्या है, लिखा हुआ है P इज इक्वल्स टू F इंटू V। F का मतलब फोर्स और V का मतलब वेलोसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा ये समझिए, पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एक्सप्लेन। ये आता है क्वेश्चन कि पावर को फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन या फिर डेराइव करके बताइए। तो इसमें बच्चे कथा लिख करके आ जाते हैं थ्योरी में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपको ये चीज प्रूव करनी है यहां पर, तो कैसे करनी है ये समझिए। सिंस P इक्वल्स W बाई T, ये बाई T, W बाई T। अब आप वर्क का फॉर्मूला रख दीजिए यहां पर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अपॉन टाइम, यहां से फोर्स को अलग निकाल लीजिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो P इज इक्वल्स टू F इंटू V, यहां से जनरेट हो जाता है सिंपल सा फॉर्मूला। तो इसीलिए हम बोलते हैं पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये थी ये छोटी सी चीज। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये डेरिवेशन सर्किट टाइप का दिखाना पड़ेगा, आप थ्योरेटिकली या कथा टाइप की नहीं लिख सकते हैं। अब लास्ट केस पे हम बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारा एनर्जी। ये चैप्टर मैंने फिर से बताया, इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिएगा। चलिए मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो वो आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको छोटे में डिवाइड कर दिया है। सिर्फ आज हम केई और पीई की बात कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि एनर्जी है क्या, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी होती है अबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। द अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द अबिलिटी, कितनी एनर्जी आपके पास है वो तय करेगा कि आप कितना वर्क कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। अभी आपको 4-5 दिन खाना ना दिया जाए तो आप वर्क कम कर पाएंगे। तो जितनी एनर्जी है आपके पास आप काम उतना ही करते हैं। दैट इज व्हाई वी से कि एनर्जी एंड वर्क आर इक्वल। इसीलिए वर्क की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है। तो वर्क और एनर्जी एक ही बात है। तो पहले तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, द एबिलिटी या द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये होते हैं दो टाइप के मेनली। हमको यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अभी तक अगर सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया होता है छोटी क्लासेस से कि सिर्फ 2 तरह की एनर्जी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी बहुत सारी तरह की होती है। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जो मेहनत से कुछ ना कुछ काम करके आप एनर्जी जनरेट करते हैं, उसके 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वही डेफिनेशन वही रहेगी जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी की पहले बात करते हैं। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आपके पास होती है उसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ½ mv²। अब यहां इस क्लास से हम इस फॉर्मूले को पूरा समझेंगे, क्योंकि आप u और v जान चुके हैं। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक बात। तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF, और k इनिशियल हो जाएगी ½mU²। तो ये 2 अलग अलग एनर्जी होती है। इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से ½ mU², फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से ½ mv²। और अगर हम डेल्टा k की बात कर दे, चेंज इन एनर्जी, कितना एनर्जी चेंज हुई, तो दैट विल बी ½ mv² - U²। ये हो गया डेल्टा k। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो v अगर ज्यादा होगा, u कम, तो हमारा फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी कम। दैट इज व्हाई kF - ki will give you ½mv² - U²। ठीक। तो ये है काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन या फिर हाइट के साथ संबंध होता है इस एनर्जी का। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप सर्टेन हाइट पर हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का होना निश्चित है। तो आप अगर सर्टेन हाइट पर हैं, तो अगर आप किसी सर्टेन हाइट पर हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप किसी सर्टेन हाइट पर मूव कर रहे हैं तो आपके पास दोनों एनर्जीज होंगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी का फॉर्मूला होता है PE = mgh, जो हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस से। मास इनटू ग्रेविटी इनटू h फॉर हाइट।
और दूसरी आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बात करेंगे बाद में, इसकी बात नेक्स्ट क्लास में की जाएगी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये होती क्या है बेसिकली। तो इसमें अभी हमने एनर्जीज की उतनी ही बात की है जितनी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन काइनेटिक, और पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू हाइट या फिर पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, व्हिच इज E is equals to mgh। और अगर बात SI यूनिट की कर लें, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कैसी भी एनर्जी, उसकी SI यूनिट विल ऑलवेज रिमेन जूल। जूल होती है उसकी SI यूनिट। तो आज थे हमारे ये टॉपिक्स, ये 6-7 टॉपिक्स जिनको हमने कवर किया। इसको बहुत कंसिस्टेंटली पढ़िएगा चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सही से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे की थ्योरी में रिज्यूम करूंगा। ठीक, तब तक के लिए कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत मेहनत करिए। चलिए, सी यू।